समा उन्होंने बांध दिया था। और नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और आज है बुधवार का दिन कि आपने लास्ट सेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। विषय होली का है। हालांकि होली का पर्व आपने मना भी लिया है, बीते दिनों होली पूरे देश में, पूरे विदेश में, विश्व में उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। लेकिन होली के विषय में जो अनभिज्ञता है लोगों में, होली को लेकर जो ज्यादा जानकारी नहीं है, इतिहास करने के लिए साइंस कॉलेज के प्राचार्य हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर सिंह सर हैं, साथ ही मनोज अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, साथ ही देव गोस्वामी हैं। हमेशा की तरह जैसा आपने लास्ट टाइम देखा था, हमने होली रमझाझर होली कार्यक्रम इनके साथ किया था। बहुत सारे गीत और गजलों का यहाँ पे समा उन्होंने बांध दिया था। और इसी विषय को लेके, होली को लेके ही हमने वो कार्यक्रम किया था। और वही विषय पे आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, व्यापारी के रूप में भी आप उनको जान रहे हैं। साथ ही मनोज अग्रवाल जी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, साहित्यकार भी हैं, बहुत सारे इन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं, बहुत सारे पुस्तकों में इनके लेख आप पढ़ सकते हैं। और अगर हम सर के बारे में बात करें, डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी हैं, हिंदी साहित्य में पीएचडी इन्होंने किया हुआ है। और अभी सामान्य रूप से जो पर्यावरण विषय है, तो पर्यावरण के ऊपर इनके द्वारा अभी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। हम सबके बारे में बात करेंगे। होली विषय है सर। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, होली की अगर बात करते हैं तो सामान्य रूप से किस प्रकार की अवधारणा लोगों के मन में आती है? होली अभी हमने लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया है, क्या कहना चाहेंगे होली विषय में? जी मैं पकड़ साथियों नमस्कार। होली एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। यद्यपि इनके संदर्भ में पुरातन कई धारणाएं हैं जिनको आज जीवित रूप में हम पाते हैं। बहुत बदलाव आए हैं पुरातन समय में, अभी के समय में, लेकिन एक रंग कहीं पर नहीं बदला है, तो एकमात्र प्रेम है। और प्रेम एकमात्र ऐसा रंग है जो पुरातन समय से लेकर अभी तक है। और यही एकमात्र कहना चाहिए पर्व है जिसमें न तो जाति धर्म की कहना चाहिए भावनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, और न ही विभिन्न प्रकार के रंग महत्वपूर्ण होते हैं। केवल विविधता में एक होने के भावबोध ही छिपा है इसमें, और बुराइयों को समूल नष्ट कर देने की प्रवृत्ति ही इसमें उपजती है, जिसके माध्यम से एक भाव के रूप में, एक रंग के रूप में, प्रतीक के रूप में इन प्रेम को विकसित किया जाता है। हमें पता है कोई व्यक्ति छोटा होता है, कोई व्यक्ति मोटा होता है, कोई व्यक्ति बड़ा, सब पर बेहतर होता है। इसलिए यह पर्व प्रेम का पर्व है, और प्रेम सदा ही शाश्वत रहा है, जो जीवित है और जीवित रहना चाहिए। चलिए, मतलब अनेकता में एकता का परिचायक है यह जो होली है। मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो होली का पर्व जैसे अभी हमने लास्ट टाइम सेलिब्रेट किया, कोरोना की बहुत सारी बातें आई। पहले तो आप होली के बारे में बता दें कि आप किस रूप में देखते हैं होली को, होली के त्योहार? जी, होली को मैं पूरी तरह से सामाजिक त्योहार के रूप में मानता हूँ। धार्मिक महत्व रहा होगा कभी, अभी भी बहुत से घरों में इस अवसर पर पूजा होती है, लोग नया खाई भी का आयोजन भी करते हैं। मगर मेरी ये मान्यता है कि ये सामाजिक पर्व है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आनंद का पर्व है ये। आदमी इसमें हर किस्म के दुराग्रह को भूल के एक दूसरे को टीका लगाता है, पुरानी गलतियों को माफ करता है, दुश्मनी को भूल जाता है। ये इसका सबसे अच्छा पहलू है। ये समावेशी जो अपना समाज है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आता है ये। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज वर्तमान में जो स्थिति है भारत के अंदर में, भाईचारे की जो कमी हो रही है, वर्ग विभेद जो चल रहा है, छोटी छोटी बातों में जो सांप्रदायिकता का प्रश्न सामने आकर खड़ा हो रहा है, उसको होली सरीखे त्योहार के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है और इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता होनी चाहिए। तो एक अच्छा विषय आया कि भाई जो अभी आपसी जो द्वंद्व सी स्थिति अभी बन रही है, देश सहित विदेशों में इस प्रकार की स्थिति आ रही है, तो इस प्रकार की जो दिग्भ्रांतियां जो है उसको दूर करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है होली जैसा पर्व। चलिए, एक अच्छा एक विषय रहा, अनेकता में एकता का परिचायक है। साथ ही सर ने कहा भाई होली के माध्यम से हम जो आपसी द्वंद्व है उसको, हम खटास है उसको हम दूर कर सकते हैं। चलिए, देव गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे होली के विषय में? होली के लिए तो सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, शहर को, सभी को, आप सभी को और रमझाझर को भी, चैनल को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ होली पर्व की।
और होली जो त्योहार है, पर्व है, वो खुशियों का त्योहार है। लोग एक दूसरे से मिल करके दिल से दिल मिला करके कहते हैं दिल से दिल मिलाने का कि कोई किसी को जलाकर खुशियां नहीं बटोर सकता। ये तो बस अपनी अपनी भावनाओं का खेल है। कोई जैसे जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत तीन देखई तैसी, ऐसा कहा गया है। तो लोग उसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं और उसकी वास्तविकता तो ये है कि एक दूसरे से मिल करके मनाने के लिए हमारे जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इस प्रथा को आगे लाने का प्रयास किया है, तो वो एक कहा जाए वैज्ञानिक तौर पर है। जैसे कि होली का जलाना, होली जलाने का मकसद ये रहता है कि जिसमें पहले छेना, कंडा ये जलाया जाता था। कंडा जलाने से क्या है, जो वायरस, जो कीटाणु हैं वो नष्ट होते थे और इस तौर पे उनको जला करके, मतलब जो देश के अंदर में जो भी कीटाणु या कोई बीमारियां पैदा होती थी उसको भगाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया था, मैंने जहाँ तक सुना हूँ। लेकिन आज के लोग उसको अलग तरीके से ले लेते हैं। होले और होलिका का जलना मतलब वो प्रहलाद और ये पौराणिक जो कथाएं हैं उसको उसमें जोड़ दिया जाता है। लेकिन लोगों को वास्तविकता में ये मालूम नहीं है कि हम जो होली मनाते हैं वो होली में सौहार्द भाव से एक दूसरे से मिलने का पर्व मनाते हैं। ये पुराने लोगों ने जो ये त्योहार को जो क्या कहते हैं, प्रथा को जो चलाया है, ये प्रथा एक हिसाब से वैज्ञानिक तौर पर की दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिक भी इस चीज के लिए, देखिए उस समय वैज्ञानिकों की कमी थी, लेकिन जो वैज्ञानिकता यहाँ पर लाया गया, वैज्ञानिक तौर से जो कार्य किया जाता था वो आज भी देखने को मिलता है। चलिए ठीक। तो आपने जैसे वैज्ञानिक विधि की बात करी, वैज्ञानिकों के द्वारा भी इस चीज को अच्छा माना जा रहा है। विज्ञान के प्रोफेसर हमारे साथ हैं, हालांकि साहित्य, हिंदी साहित्य इनका विषय रहा है, लेकिन विज्ञान महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अनेकता में एकता का एक परिचायक बनता है होली, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से को वैज्ञानिक रूप में बिल्कुल देव भाई ने बिल्कुल सटीक कहा उन्हें, क्योंकि मैं जब बचपन में प्राय करके गाँव में ही होली मनाया करता था और पिताजी के उंगली पकड़ करके मैं गांव के जहां पर हम लोग होले डांड बोलते थे, आज भी उसको बोला जाता है गांव में, वहां पर कंडे हैं, लकड़ियां हैं, इसको विभिन्न रीति रिवाज के साथ एक विशेष मुहूर्त में जलाया जाता था। गांव के पूरे लोग वहां पर पहुंचते थे और मैं स्वयं जानता हूं, जो कंडे से निकला हुआ अवशेष रहता था उनको पूरे शरीर भर लगाने के लिए मेरे पिताजी कहा करते थे और उसको लगाता था। यही उनकी धारणा रही है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं इनसे भी निजात मिलने का एक तरीका था। विभिन्न प्रकार के त्वचा रोग हैं, बीमारियां हैं, इनसे करचे हटने का एक भाव इसमें नहीं थे और साथ में मन में जहाँ करचे भाव उठते थे कि इससे तो हमारी बीमारी दूर होगी, इस कारण भी बहुत सारी समस्या का निजात। जो राख बनते थे वो आग से तप करके बनते थे और तप कर बनने के कारण उसमें जो दूषित मात्रा होता था वो शरीर के विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु है, गीलापन है, उसको नष्ट करता था। निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे वजह है जिसके इसको वैज्ञानिक रूप में भी लोग इसको लेते हैं और लेना भी चाहिए। जी, मतलब ये है होलिका दहन के बाद जो राग है, तो वो राग बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। शरीर पे अगर उसको लेप बना लिया जाए, लेप के रूप में कर दिया जाए, बहुत सारी त्वचा बीमारी जी का निदान है। इस त्वचा बीमारी, त्वचा से जुड़ी हुई जो भी बीमारी है उसका निदान इसमें हो सकता है। सर आप क्या कहेंगे इस विषय में, होली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो क्या इंपॉर्टेंस है? इन्होंने कहा कि होली को जलाने के बाद जो राख है उसको लेप लगा लिया जाए तो शारीरिक जो बीमारी है उससे बचा जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक बोल रहे हैं सिंह सर, वैज्ञानिकता तो है। हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं सब में वैज्ञानिकता है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा कि जितने भी पर्व अपने हैं वो ऋतु के अनुसार होते हैं। उसमें जो पकवान बनाए जाते हैं वो उसी ऋतु के अनुकूल होते हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है, उससे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, सब चीज। ये वैज्ञानिक तत्व तो इसमें है। होली में सबसे बड़ा वैज्ञानिक तत्व ये है कि घर का और आसपास का जो कचरा है, अनुपयोगी चीजें हैं, उसको होली में डाल दिया जाता है, जला के उसको नष्ट किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। आजकल कंडे नहीं मिलते, इसके कारण से अब जो है इसमें स्वास्थ्य संबंधी उतनी समस्या, यानी फायदा नहीं रह गया है, कचरा ज्यादा रह गया है। अच्छा, अभी फायदा नहीं रह गया है, लेकिन अब इससे अब प्रभाव अब लेकिन इसका देखा जा रहा है क्योंकि पॉलीथीन जला दिया जा रहा है। हाँ, वो सब नुकसान होता है। ये सब नहीं होना चाहिए, पॉलीथीन वगैरह नहीं जलाना चाहिए। हम और कंडे की जगह गो कास्ट
जी। एक नई चीज आ गई है, इसका उपयोग कई जगह मैं पढ़ा हूँ, होली में किया गया है। और इसका सबसे बड़ा एक चीज होली के जलाने का हुआ है, रंग जो खेलते हैं अपन, जी। उसमें शरीर में हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हाँ। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। हमारा शरीर जो है रंगों को झेलता है, उससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एंटीबायोटिक दवाइयों का असर इससे कम होता है। मैं जो पढ़ा हूँ उसके हिसाब से, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मगर इससे शरीर में स्वास्थ्य संबंधी फायदा तो होता है। चलिए, मतलब इतनी वैज्ञानिकता तो इसमें बिल्कुल हाँ। स्पष्ट दिखती है मेरे को। वैज्ञानिकता के रूप में फायदेमंद तो है। हमने होली के फायदे के बारे में बात की कि भाई जलाने के बाद राख का उसका उपयोग आप अपने त्वचा रोगों को हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप कर सकते हैं। आपने भी बताया कि जो उससे कंडा को जलाने जो धुआं निकल रहा है उससे भी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। मच्छर है, मधुमक्खी है, जो उनसे निजात मिलता है। उसके साथ ही आपने ये भी कहा कि भाई जो आजकल जो घर में कचड़े, जो सरकार की एक मंशा भी है कि स्वच्छ भारत अभियान जो आ रही है, तो वैसे तो हम साफ सफाई घर का नहीं कर पाते हैं, लेकिन होली के एवज में हाँ इसी बहाने क्या है घर के कचड़े को हम उसमें जला देते हैं। लेकिन अब अगर हम उसके दुष्प्रभाव की बात करें सर, होली के दुष्प्रभाव की बात करें, तो क्या बातें सामने आती है, क्या कहेंगे इस विषय में? जी, एक महत्वपूर्ण करने की बात है इसमें। आज होली को जो हुड़दंग के रूप में ले रहे हैं, एक नया शब्द, और जबकि हुड़दंग शब्द इसमें जुड़ना नहीं चाहिए, आनंद का विकास होना चाहिए। हुड़दंग शब्द उचित नहीं है, और इसी के नाम पर लोग कीचड़ को भी कहना चाहिए लोगों पर लगा देते हैं। ऐसे कहना चाहिए कॉस्मेटिक चीज लगा देते हैं जिनको निकालने के लिए कई महीने लग जाते हैं, जो त्वचा को पूरा खत्म कर देता है। तो ये निश्चित रूप से इनका दुष्प्रभाव भी है। यद्यपि आनंद की भी अपनी सीमा है, जैसे जीवन की अपनी कई बातों को लेकर सीमा होती है, ठीक ऐसे ही इस आनंद का भी एक सीमा है जहां तक आप रुकना चाहिए। इसको आप जैसे कि हम जानते हैं, कुछ लोग रंग इसलिए लगाने लगे हैं आज कि चलो उनने रंग लगाया, कुछ लोग आनंद इसलिए मनाने लगे हैं कि चलो उनने आनंद मनाया। भाई, आप आनंद एक ऐसे स्वस्फूर्त चीज है जो आप होके मनाइए ना। लोग कहना चाहिए होली मना रहे हैं तो आप मना रहे हैं, यह बात नहीं उठती। ये तो आनंद का पर्व है, आनंद भीतर से उपजता है, इसको आप उपजाइए। और विभिन्न प्रकार की जो इनकी गलत चीजें हैं उनको तवज्जो न दीजिए। जैसे मैंने कहा है, पुनः कहूंगा मैं कि प्रेम का रंग पर और दूसरा रंग चढ़ता नहीं, भले ही रंग विविध प्रकार के हैं, इसलिए इस रंग को लीजिए। हम जानते हैं, एक तरह की प्यारी पंक्ति मुझे याद आती है, संसार समुद्र है, संसार समुद्र है, जिंदगी एक नाव है। संसार समुद्र है, जिंदगी एक नाव है, दिशा दे दे जिधर चाहे, पतवार तो पाँव है। चलने का तरीका तो आपका है कि आप किधर देते हैं, नहीं तो जिंदगी रहती है, और जिंदगी होकर भी आप कुछ नहीं करते। बात यहाँ पर सोच की है, बात यहाँ पर इस पर्व के आनंद मनाने के ढंग की है। इसको बेहतर करना जरूरी है, और विभिन्न प्रकार के जो गलत चीजें हैं उनसे हमको बचना है, प्रेम भाव को ही बढ़ाना है। बिल्कुल। तो होली में हुड़दंग जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी अब इस प्रकार की चीजें सामने आने लग गई हैं। मारपीट होता है, थाली में उसको लोगों को डुबा देते हैं, कीचड़ हो गया, ग्रीस हो गया, इन सब चीज का प्रयोग करते हैं। ये बचना चाहिए। चलिए, तो जब सोच की बात आती है सर, जैसा आपने कहा कि फर्क सोच का है जी, तो हम सोच के विषय में जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होली का पर्व नहीं मनाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनके में वो उसकी इम्पोर्टेंस है कि भाई ये हमारे जाति का या हमारे कुल का या हमारे लोगों का इसमें गलत तरीके से उसमें किया गया है, जिसकी वजह से होली वो नहीं मना रहे। क्या कहेंगे इस विषय में? इतिहास के मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हम मनोज सर से जाना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो लोग होली नहीं मनाते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि क्यों नहीं मनाते, तो उनका कहना ये होता है कि इसका इतिहास इस प्रकार से रहा है, जैसे आपने हिरण्यकश्यप की बात कही थी, उस इतिहास से वो जोड़ के देखते हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? इसमें स्पष्ट बात है। देखिए, ये त्योहार है जी, ये कोई भारत का संविधान तो है नहीं, इसको पालन करने की बाध्यता आपके समक्ष हो जी। कोई एक समुदाय अगर इस त्योहार को नहीं मनाना चाहता है तो उसकी इच्छा है, उसके ऊपर जबरदस्ती अपन नहीं थोप सकते हैं। जैसे मुसलमान लोग रंग डालना ऊपर अमूमन पसंद नहीं करते, उनको अलग रखना चाहिए। जो ऐसे हमारे मुसलमान दोस्त हैं जो होली खेलने के लिए थोड़े इच्छुक रहते हैं, वो आते हैं तो स्वागत है, नहीं आते हैं तो उनका स्वागत नहीं है। जैसे हमारे एक मित्र डॉक्टर अजीज रफीक है, वो ईद के समय में हमको सेवई खाने के लिए बुलाते हैं, प्रेम से अपन जाते हैं। जिस साल नहीं बुलाते नहीं जाते हैं, सीधी बात है। इसमें जबरदस्ती वाली कोई समाज को अगर ये पसंद नहीं है तो स्वागत है, मत करे पसंद। मगर जो लोग मना रहे हैं होली को,
उनको वातावरण को, घर को साफ सफाई करने के साथ साथ अपने दिमाग की भी साफ सफाई करना ये चाहिए। बहुत सही विषय है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी आज की स्थिति में यही हो रही है कि आदमी जो है कपड़ों से तो बड़ा साफ सुथरा है, मानसिक रूप से बहुत बीमार, बहुत गंदा है। बहुत सुंदर। अभी तकनीक का जमाना आ गया है, मैं 2 लाइन बोलूंगा बिल्कुल सर, कि स्वागत। इस दौर तकनीकी के अंदाज निराले हैं, जहनों पे अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। अरे क्या बात, क्या बात है। तो होना ये चाहिए कि हमारा मस्तिष्क है वो उज्जवल होना चाहिए। सड़क पे अंधेरा रहे तो चल जाएगा, घर पे अंधेरा रहे तो चल जाएगा, मगर हमारे विचार ही गंदे हो गए, हमारे विचार में ही अगर काली कूद गई तो पूरा समाज नष्ट हो जाएगा। तो उस काली को हटाने का सबसे अच्छा माध्यम जो है, साल में एक बार आता है होली का, उससे हम आदमी को ये संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन की जो अच्छाई है उसको हम ग्रहण करें और बाकी के 364 दिन उस पर अमल करें। समाज को अच्छा बनाएं, समाज को बेहतर बनाएं, अपने विचार को अच्छा बनाएं। सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा, सीधी सी बात है। आपका वातावरण अच्छा रहेगा तो घर परिवार अच्छा रहेगा, ये असली चीज है। सभी सुख में इसी पे रहेंगे। अमल होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि एक बहुत अच्छा विषय इन्होंने बताया कि भाई मन की शुद्धता बहुत जरूरी है, मन में उजाला होना बहुत जरूरी है। रास्ते पे अंधेरा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचारों पे आपकी रोशनी होनी चाहिए। बहुत अच्छा विषय था सर। हम जैसा बात कर रहे थे कि जो नहीं मनाते होली, खैर ये तो आपके ऊपर है कि होली आप मनाएं ना मनाएं, किस वजह से मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं, ये आप जानते हैं बखूबी। लेकिन अगर हम एक सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो जैसा आज की अगर मैं बात करूं, होली मनाने के बाद जो सोशल मीडिया में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे, तो बहुत सारी बातें उसमें कही जा रही थी, हिरण्यकश्यप की बातें। खैर वो इतिहास होगा, लेकिन आज जो मना रहे हैं और जो नहीं मना रहे हैं उनको भी बखूबी इतिहास की जानकारी नहीं है कि भाई होलिका कौन थी, हिरण्यकश्यप से उनको जोड़ा जाता है, हिरण्यकश्यप कौन थे। और सर इस विषय में आप थोड़ा सा प्रकाशित करना चाहेंगे? मैं देव जी आपके पास आ रहा हूं, मैं इसी विषय में आपसे पूछूंगा हिरण्यकश्यप और होलिका के बारे में। जी मैं पकड़ लूं। हाँ, यद्यपि कहा जाता है ये होली पुरातन परंपरा को लेकर ही इसको आज तक के हम मनाते रहे हैं और मना रहे हैं। और हिरण्यकश्यप से जोड़ा जाता है प्रहलाद उनका पुत्र, और जो होलिका माता हैं वो उनकी बुआ प्रहलाद की। लेकिन यह जो प्रहलाद हैं ईश्वर के भक्त, जो पुरातन कथा के आधार पर हमने जो बातें सुनी हैं, वह ईश्वर के भक्त रहे हैं और लगातार वो हिरण्यकश्यप को पूजना नहीं चाहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का मनोमस्तिष्क में यह था, भगवान में यदि मेरे पास शक्ति है तो लोग मुझे पूजे। और इसीलिए जब कनकजिए इतने दंड देने के बाद भी, कई पर्वत से भी उनको नीचे गिरा देने के बाद भी ईश्वर का नमन करना नहीं छोड़े। एक आस्था और विश्वास की चीज है। और सबसे एक चीज डालना चाहूंगा इसमें मैं कि कोई भी धर्म जो होता है, ईश्वर जो होता है, सचमुच कोई मूर्ति नहीं है, वो विश्वास की चीज है। यद्यपि विश्वास से आप उसको पा सकते हैं, केवल सामने से नहीं पा सकते। और इन्हीं विश्वास के जरिए उन्होंने ईश्वर को पाया था। तो इसी बदौलत होलिका को उन्होंने मनाया, कहा कि इनके लिए केवल इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है, इतने दंड देने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको होलिका के रूप में एक कहना चाहिए जलाने के लिए कहा गया। जिस तरह से कंडे हैं, लकड़ी है, और उसमें एक भव्य आकार दिया गया और उसमें यह बच्चा कैसे बैठेंगे। लेकिन वो होलिका को वरदान मिला था कि वह तपन से भरा हुआ आग में भी बैठ जाए तो उनका कुछ भी बाल बाका नहीं होने वाला है। लेकिन यह कहना चाहिए हमारी परंपरा कहिए, ऊपर वाले का एक कहना चाहिए चमत्कार कहिए, या ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए कि प्रहलाद की भक्ति यहाँ जीतती है। प्रहलाद जैसे ही उनको पा लेते हैं, मैं तो बच जाऊंगी और यह प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन होता है उल्टा, केवल भक्ति जीतती है, वहां पर कहना चाहिए होलिका जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। और इसी विश्वास, इसी प्रतीक, इसी विश्वास को एक प्रतीक के रूप में मानकर भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति के संवाहक इसको वजन के रूप में लेते हैं और बेहतर एक संस्कृति के रूप में लेते हैं कि यहाँ पर तो वो बुराई थी, बुरी थी वो कौन, होलिका, और बुरे का पक्ष ले रही थी वो, इसलिए वो जल गई यहाँ। और यह सत्य, प्रेम और भक्ति को बेहतर रूप दिया और इसी में वो जीवित रहना चाहते, यह जीवित है। और इसी
भाव को परपल्लवित करने के लिए, इसी भाव को आजीवन जीवित रखने के लिए भारतीय संस्कृति ने इनको एक आकार दिया, जिस आकार को साकार करते हुए आज भी हम इनको पूजते हैं। यह धारणा मैंने सुनी थी और आज भी हम मान रहे हैं इनको, और यही असली भाव है। यद्यपि हम जानते हैं, एक चीज और कहूंगा मैं, चुनौतियां बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उन चुनौतियों को आप किस तरह लेते हैं? बातें बहुत हैं, लेकिन उस बात को आप किस तरह लेते हैं, ये आपके ऊपर है। नारायण लाल पंथी की एक पंक्ति जरूर दूंगा, चूंकि साहित्य से मैं जुड़ा हूँ, बहुत कुछ बात करनी है हमको, लेकिन फिर भी हमारे लिए कहना चाहिए, हम छोटे छोटे लोग हैं, बड़ी बड़ी कहने से बातें नहीं कर पाते, बड़ी चीजें नहीं आ पाती, लेकिन नारायण लाल परमार जी कहते हैं, फकत गोठ आनी बानी के काम है कैसे बनी, फकत गोठ आनी बानी के काम है कैसे बनी, छोटे छोटे हमर गोड़ है, बड़े बड़े है पनही भाई, बड़े बड़े है पनही, तब बोले बात बनी, काम सही दिशा में करें बात बनेगी ही, ऐसी मेरी धारणा है। चलिए ठीक है, तो एक अच्छा एक कहानी आपने बताया जो अमूमन जो चर्चा में है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आपको फिर से एक जानकारी दे दूं। आप कार्यक्रम देख रहे हैं सामान्य परिचर्चा, होली पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सबसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर सिंह सर हैं हमारे साथ, मनोज अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, देव गोस्वामी जी हैं हमारे साथ। लेकिन आपको एक अपील है, चैनल को अगर आप देख रहे होंगे लाइव, तो उस जो लिंक आ रहा होगा नीचे, उस लिंक को आप शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक इस जो सारी बातें हैं वो पहुँच सके। दूसरी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे कुछ वीडियोस, उनके लिंक आपको इसी में आपको आगे चल के मिल जाएगा। हो सकता है कि 2 या 3 घंटे के बाद आपको उसमें हो जाए, उस वीडियो को भी आप देखें, क्योंकि जो कहानी उस मानसिकता के लोगों के द्वारा जो बताई जा रही है, सुनाई जा रही है, वो हम यहाँ पे तो सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन उस स्टोरी को भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी जो सामान्य रूप से किस वजह से जो होली मनाया जा रहा है, वो बात तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं। बहरहाल देव गोस्वामी जी से हम जानना चाहेंगे, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जो अभी सर ने बताया कि होलिका बुरी रही और प्रहलाद जो थे वो बहुत अच्छे थे, ईश्वर के भक्त थे, इसलिए वो नहीं जले, और जिसको वरदान मिला था वो जल गई, नारी को जला दिया गया। क्या कहेंगे आप, नारी को जलाना अच्छा रहा, बहुत बुरी थी वो? ये ऐसी बात नहीं है। मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बड़ा में ही भेद है, पानी सब में एक। इससे आपको स्पष्ट हो जाता होगा कि लोगों की जो सोचने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, उसमें मतभेद है। वो उसको किसी अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, स्वरूप से देखते हैं। परमात्मा एक है, लेकिन उसके रूप अनेक हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि नारी को जला दिया जाता है। नारी रूपी, नारी में भी बहुत सारे रूप होते हैं जी, कहीं देवी के रूप हैं तो कहीं राक्षसी के रूप है। तो वहां पर जो रूप है, उस रूप के आधार पर एक तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ पर जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, उनको जलाने का प्रयास किया गया है। जैसे हम रावण जलाते हैं दशहरे में, तो रावण रूपी एक जो भयंकर जो कहा जाए बुराइयां हैं, उस बुराइयों को जलाया जाता है। उसमें कुछ अच्छे स्वरूप होते हैं, उनको भेद सामने लाया जाता है। जैसे दशहरा में हम देखते हैं कि वहां पर सोन पत्ती डाला जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर हमने एक ब्राह्मण की हत्या करी, तो उस ब्राह्मण के रूप में हम जब कुछ गलत हो जाता है तो हम दान करके अपने पाप को कम करने का प्रयास। उसी प्रकार से यहाँ पर होलिका दहन जब होता है, तो होलिका दहन में कहा जाए तो होलिका को बैठा करके जो बुराइयां हैं उसको जलाया गया है, जिसको लोग अलग अलग रूप में लेते हैं। यहाँ पर नारी और पुरुष से किसी आकार से नहीं है, वो एक प्रतीक है, और उस प्रतीक को वहां पर सामने लाया जाता है। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। पुराने जमाने में जो सियान लोग जो कह गए हैं, खुलकर जीने का अधिकार दिए। पहले क्या है, प्रतिबंध बहुत होते थे, तो प्रतिबंधता के कारण लोगों में कहा जाए तो एक जकड़न सी हो जाती थी। लोग जिंदगी को खुल के जीने के लिए प्रयास करते थे, और जिसके चलते पहले भी लोगों में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती थी कि वो घर परिवार से बोझिल हो जाते थे और वो घर से दूर हो जाते थे। ऐसी स्थिति परिस्थिति में पुराने जो बुजुर्गों ने एक वो निकाला, क्या कहते हैं, प्रथा चालू किया, जिसमें खुलकर जीने के लिए एक अवसर दिया। खुलकर जीने के लिए अवसर जो दिया, उसमें उनको अपने तरीके से, तो आज लोग उसको गलत
रूप में ले लेते हैं और गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जबकि वो बुरा न मानो होली है का मतलब यह है कि अपने बड़े बुजुर्ग हैं तो उनसे भी वो खुल करके बात कर सके, आमने सामने आकर के खड़े होकर के अपनी बातें रख सके। ये है होली का एक पर्व। चलिए, मतलब एक अच्छी बात तो यहाँ पर सामने आई है, बुरा ना मानो होली का कहने का मतलब ये था कि जब छोटों के द्वारा बड़ों के साथ जब होली खेला जाता है तो उनसे एक माफी स्वरूप ये पहले से कह दिया जाता है कि बुरा मत मानिए, होली है और हमें भी खुलकर जीने का एक अवसर इस होली के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जी, अपने पक्ष रखने का एक अवसर मिल जाता है। चलिए, तो सर, इतिहास की बातें तो बहुत हुई, हमने इतिहास के बारे में चर्चा की। सर, अगर आप कुछ कहना चाहें हिरण्यकश्यप के बारे में, होलिका के बारे में और प्रहलाद के बारे में, भक्ति के बारे में, और जैसा कि उन्होंने कहा कि नारी को जलाया नहीं गया, नारी का अपमान नहीं किया गया, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, धार्मिक प्रसंग में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा अधार्मिक किस्म का जीव हूँ। मैंने किसी भी चीज को आंख मूंद के मानने वाला जीव नहीं हूँ मैं। मेरी आदत है कि मैं तर्क करता हूँ, विचार विमर्श करता हूँ। मैं इसको दूसरी बात बोलूंगा कि जितनी भी बातें इस बारे में आती हैं, होलिका दहन के बारे में जितनी भी बातें आती हैं, उन सब के ऊपर से पूरी तरह से आदमी को विचार करना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या चीज है, ऐसी क्या बेहतर बात है जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उपयोगी हो सकती है। आज के संदर्भ में सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान में यही है कि कोई भी चीज होती है तो आदमी उस पर विचार विमर्श करता ही नहीं है। हम आप जो बैठ के भी बातचीत कर रहे हैं, ये परिचर्चा जो कर रहे हैं, इस प्रकार की बातचीत हर जगह होनी चाहिए, वो होती नहीं है। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जैसे मैं नागरिकता जो बिल के ऊपर का है, बिल्कुल सही, कोई इसको पढ़ा नहीं है, कोई इसके बारे में जानता नहीं है। 4 लोगों ने बोल दिया, वो चिल्लाने लग गए, क्या है उसको पढ़िए। अरे पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ सकते आप, तो उसका निचोड़ को तो पढ़िए, समझिए क्या चीज है। वैसी होलिका के बारे में है, वैसी दशहरा के बारे में है, हर चीज के बारे में तर्क संगत बात है, उसको समझिए और उसको मानिए। आंख मूंद के देखिए। अरे मैं शुरू में जैसा भी बताया, मैं थोड़ा सा अधार्मिक किस्म का जीव हूँ, मगर ये मेरी मान्यता है कि आंख मूंद के सिर्फ 2 चीजों पे विश्वास करना चाहिए आदमी को। आंख मूंद के सिर्फ 2 चीजों पे, एक तो ईश्वर पे आप आंख मूंद के विश्वास करो और दूसरे अपने माता पिता पे विश्वास करो। तीसरे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और बाकी सब चीजों के लिए बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, अच्छाई बुराई का प्रयास करना चाहिए। और ये कैसे होगा? बातचीत से होगा। हमारी संसद इसीलिए बनी है, मगर उसमें भी चर्चा के बजाय हल्ला ज्यादा होता है। तो आप जो ये बातचीत का प्रयास जो कर रहे हो, ये अच्छा है, ये व्यापक रूप से होना चाहिए। चलिए, इसका व्यापक प्रचार होना चाहिए। ये सही है, क्योंकि हम यहाँ पे डिबेट के लिए नहीं बैठे, क्योंकि डिबेट में तर्कें चलती हैं कि आप ये तर्क दे रहे हैं, वो तर्क दे रहे हैं, और तर्क में बहुत सारा वो द्वेष टाइप की स्थिति बन जाती है। हम एक चर्चा कर रहे हैं सामान्य रूप से, जो बातें अभी हमने देखी है हाल ही के दिनों में। क्योंकि जैसे मैंने उस वीडियो के बारे में, जब मैं वो वीडियो देख रहा था सर, तो एक अंदर से एक अलग टाइप की एक ऊर्जा निकल कर आ रही थी कि भाई ये भी इतिहास है क्या। क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा था कि वहां पर एक्चुअल में आपके जो ब्राह्मणवादी जो विचारक हैं, ब्राह्मणवादी जो सोच है, उस सोच के ऊपर एक कुठाराघात था ये कि जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते थे, हिरण्यकश्यप उस समय के वो राजा हुआ करते थे। मैं उस स्टोरी के बारे में आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। बाकी उस लिंक में जाकर आप उस महिला के द्वारा जो कहा गया उस चीजों को आप सुन सकते हैं। महिला ने ही वो स्टोरी बताई है। वो हिरण्यकश्यप जो थे अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते थे, वहां के वो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। उनकी बहन थी होलिका, उनकी बहन थी। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे आपके प्रहलाद। ऐसा कहा गया कि उस समय जो जिनका वजूद चल रहा था वो ब्राह्मणों का वजूद चल रहा था। चूंकि ये लगातार अच्छे काम कर रहे थे, हिरण्यकश्यप लगातार आगे बढ़ रहे थे, उनका साम्राज्य लगातार विस्तारित हो रहा था। इस बात से वो खफा थे, ब्राह्मणवादी जो विचारक थे, मानसिकता के लोग थे। उन्होंने उसको समाप्त करने का हर संभव कोशिश किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। लेकिन फाइनली ये हुआ कि होलिका बोलता हूँ सॉरी, प्रहलाद जो थे, तो उसके पिता के ऊपर जब वो कुछ नहीं कर पाए तो उसके बच्चे के ऊपर उन्होंने कुछ करने का सोचा, लेकिन करने में भी कामयाब हो गए। उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, उनके देश से उनको निकाला कर दिया गया प्रहलाद को, और उसके बाद उसके ऊपर में सारी बुराइयों को उन्होंने डाल दिया। जैसे शराब का सेवन है, मदिरापान है, मांसाहार है, बहुत सारी उसके अंदर बुराइयां आ गई। अब चूंकि हिरण्यकश्यप ने उसको निकाल दिया था, क्योंकि उनको समाज से लेना देना था, समाज के लोगों ने कहा कि आपके बच्चे ने गलत किया है, तो उसने अपने बच्चे को निकाल दिया। लेकिन जो बुआ का प्यार था, उनकी माँ का जो प्यार था, तो उसकी बुआ के द्वारा जब एक विशेष जब उनका जन्मदिन आया तो उस अवसर पर वो जाके उनके लिए मालपुआ वगैरह कुछ बनाकर वो ले गई थी।
बगैर हिरण्यकश्यप को बताया, उसकी मां को जानकारी थी। मैं उस वीडियो के आधार पे बता रहा हूँ, इसका कोई हम तर्क नहीं दे सकते हैं, इसका हम कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन उस वीडियो में ऐसा कहा गया। तो जब वो लेकर जाती रहती है तो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं वो उनको रास्ते में मिल जाते हैं। अब देखिए, ब्राह्मणवादी शब्द मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में इस शब्द का यूज किया गया, बाकी हमारी मानसिकता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर उस महिला को रोक लिया जाता है, उनके साथ बहुत सारे गलत व्यवहार किए जाते हैं, फाइनली उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जाता है। और अब उनके मन में ये डर समाने लगता है, जब ये कांड हो जाता है उनके साथ, तो फिर वो सोचते हैं कि जब राजा को पता चलेगा तो हमको तो वो मार देंगे। तो इससे अच्छा है कि ये बातें सामने आए ही ना, इसीलिए जो खेत होता है उस खेत में ही होली को क्या है, होलिका को वहां पर जला दिया जाता है। लेकिन जिस बात को वो पाटने की कोशिश कर रहे थे वो बात फिर लीक हो जाता है सवेरे और वो पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। बाद में हिरण्यकश्यप को जब जानकारी मिलती है तो उन लोगों को पकड़ा जाता है। वो जो 4-5 लोग जो थे उस प्रकार के जो उस महिला के साथ गलत किया था, उनको पकड़कर उनके मुख पे कालिख पोत कर गधे पे उनको सवार करके पूरे उनके देश का भ्रमण कराया जाता है। इस अवसर पर ये कह दिया जाता है कि जहां जहां से गुजरेंगे वहां से आपको जो लगता है इनके ऊपर जो गलत कर सकते हैं वो आप करेंगे। तब जाके वहां पर कोई गोबर से, कोई कीचड़ से, जो भी चीजें उनके हाथ में आती हैं उन चीजों को उसके ऊपर फेंका जाता है। तो इस प्रकार की कहानी उस वीडियो में बताई गई है। अब इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे सर, क्योंकि मैंने आपको एक अमूमन एक स्टोरी आपको बता दी है, इसीलिए जो उस विचारक जो लोग हैं वो होली नहीं मनाते हैं, क्योंकि एक अनुसूचित जनजाति की महिला का बलात्कार हुआ था, उनके साथ गलत किया गया था और बाद में उसी को एक पर्व का स्वरूप दे दिया गया। जी देखिए, ये बहुत पुरानी प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी जो है बहुत पुरानी जी। इसके बारे में जो कुछ भी अपन सुनते पढ़ते हैं सब अनुमान है। कोई लिखित इसका आंखों देखा कुछ तो है नहीं, है नहीं। और अपन जितनी भी किस्म की कहानियां सुनते हैं ये सब उपन्यास लिखने के तरीके है ये जी। इसके बारे में कोई साक्ष्य अच्छा, लिखने वाले भी तो फिर ब्राह्मणवादी विचारक लोग ही थे। नहीं, ये तो है। देखिए, ब्राह्मणवाद ने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। टॉपिक थोड़ा सा दूसरा हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, मगर सही चीज ये है कि ब्राह्मणवाद ने हिंदुस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस बात से तो मैं मानता हूँ इस बात को। जैसे आज की तारीख में हर मुस्लिम जो है वो आतंकी नहीं है, वैसे हर ब्राह्मण जो है नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं, इसके पुरोहितवाद जो है ब्राह्मणों में, उसने हिंदुस्तान और खास करके हिंदू समाज को इतना नुकसान पहुंचाया है। हर चीज में उन्होंने भगवान को घुसेड़ दिया, हर चीज को उन्होंने धर्म में घुसेड़ दिया। ये नहीं करोगे तो पाप पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, पालागी महाराज जी बोलोगे तुम सारे मर जाओगे, है पालागी महाराज बोलनी पड़ेगा। ये जो सब चीजें हुई है ना, उसने हिंदू समाज का बहुत ज्यादा नुकसान किया। और ये सिर्फ ये जो कहानी अभी आ रही है ये उसी के प्रतिकार स्वरूप आ रही है। ये दूसरा पहलू है उसका। हाँ, दूसरा पहलू ये मन देखिए। जैसे हिरण्यकश्यप की कहानी, प्रहलाद की कहानी, मैं मानता हूँ कि एक किस्म से मन गढ़ंत है। उतना पुराना इतिहास किसी के पास नहीं, चला आ रहा है सदियों से, इसलिए मार रहे हैं। वैसे प्रतिकार स्वरूप ये कहानी भी मन गढ़ंत है। हम एक उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यासकार उसमें घटनाओं का इतना बढ़िया वर्णन करता है, ऐसा लगता है कि हम जी रहे हैं उसी कालखंड में, उसी क्षेत्र में जी रहे हैं। ये वैसी चीज है। जी बिल्कुल सही है। पुराने समय में क्या हुआ है, दलित वर्गों का, पिछड़ों का इतना शोषण किया गया है कि उनका आक्रोश वाजिब है। सही। नहीं, ये पूछने का मेरा तात्पर्य भी यही था सर, क्योंकि जो इतिहास हम जान रहे हैं वो इतिहास तो सब परोस रहे हैं, सबने उसके बारे में जानकारी सुनी हुई है कि वो भगवान बहुत प्रहलाद जो था भगवान का बहुत प्रेमी थे, इसलिए वो नहीं जला। इस प्रकार की बातें हम सुनते रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो था ये एकदम नया था हमारे लिए, नए रूप में है। अब जागरूकता क्योंकि फैल चुकी है, लोग जो है वो अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए उसका स्वरूप दूसरा हो गया। देखिए, अब होली के त्योहार में धार्मिकता, मैं शुरू में बोला ना कि धार्मिकता नहीं रह गई, सामाजिकता रह गई है। सामाजिक स्वरूप हो गया है, स्वच्छता का स्वरूप हो गया है, और यही स्वरूप चलता रहे ज्यादा बेहतर है। आपको पूजा पाठ करना है घर के अंदर आप कीजिए। कल जैसे मैंने भी पूजा की, होली के समय में जो पूजा होती है, कटराई खाते हैं जो, यानी ये सब पूजा हमने की। धर्म एक ऐसी चीज है वो आपके घर के बाहर नहीं आनी चाहिए, वो आप वहां तक के रहो। सामाजिकता बिल्कुल समाज के भीतर की चीज है, इसलिए आधुनिक संदर्भ में लेना, मेरी ये मान्यता है कि आधुनिक संदर्भ में लेना चाहिए। मैंने जो बात दो लकीर में कही ना कि जहनों पे अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं, वही बात फिर आती है यहाँ पे। आप अपने दिमाग को सजग रखिए, नीर छील का देखिए, पकड़िए आप
क्या सही है क्या गलत जी है। बिल्कुल सही है। मतलब कोई भी अगर तीज त्योहार अगर आप मना रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल जानने का जानकारी प्रयास लें, कीजिए उसको। प्रयास करें, इतिहास कम से कम खंगालें कि किस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, क्यों होली मनाया जा रहा है या क्यों होली नहीं मनाया जा रहा है। जो इतिहास निकल कर सामने नहीं आया था इतने सालों से, अब वो चीजें अब निकल कर आ रही हैं, तो आप अच्छी बात है। बारे में जाने। चलिए, तो अब सर इतिहास से थोड़ा सा हटते हैं और अब हम बात करते हैं होली। और इस बार होली इसलिए भी विशेष हो गया था क्योंकि एक वायरस है, कोरोना वायरस, वो चीन से आपका निकला और वो पूरे विश्व पे एक तरफा वो फैलते ही जा रहा है। और इस बारे में मुंगेली जो कलेक्टर हैं और जो छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के जो कलेक्टर, उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि इस बार जब होली आप मनाएं तो चीन से आने वाले जो सामग्री है उसका उपयोग ना करें, कोरोना आपके यहाँ भी आ सकता है। तो इसका कितना प्रभाव पड़ा है हमारे जिले की अगर खासकर बात करें तो? निश्चित रूप से ये चाइना के द्वारा प्रदत्त कनची बीमारी है, ऐसा हम कहें गलत ना होगा, क्योंकि वहीं से इनका नाम कनची सामने आया है। यद्यपि इनके बारे में कहा जा रहा है बहुत पुरातन कनची, पुरानी बीमारी है, लेकिन दिख आज रहा है ये। हाँ, लेकिन ये एक विश्वास जरूर रखना चाहिए इसमें कि चाइना मॉडल ज्यादा दिन तक नहीं चलता, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हम स्वच्छता को ध्यान रखें, बातें हैं, यदि आप सावधानी बरतते हैं तो निश्चित रूप से ये कोरोना नामक कनची बीमारी आपके पास भी नहीं आएगी। हमें पता है कि हम स्वच्छ पहले भी रहते रहे हैं, आज भी स्वच्छता से रहे हम। जब भी हम कुछ फल लें, भोजन लें या कुछ भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसके पहले हाथ को बराबर हम धो लें, हम बराबर नहाएं। हम जब भी कहना चाहिए कपड़े को बीच बीच में कपड़े को भी स्वच्छ ही पहने आप। बहुत सारे ऐसी चीज आसपास गंदगियां ना फैलने दें आप। और आजकल जो कहना चाहिए हम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। उन भारतीय संस्कृति को भी यदि हम जीवित रखते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम ऐसे किनारे रहेंगे। जैसे हम आज चर्चा कर रहा था भाई से कि हाथ मिलाने के बजाय हम नमस्ते ही कर लें, क्योंकि कोरोना बीमारी है जिसके बारे में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और वाजिब भी है, जरूरी भी है कि यह हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि किसी वस्तु के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से किसी जीव जंतु के माध्यम से ही होकर एक दूसरे से एक के बाद दूसरे में जाने वाली बीमारी है। तो इतना तो जरूर है, जैसे हाथ मिलाने की प्रथा हमारी नहीं है फिर भी हम हाथ मिलाते हैं, विदेशी संस्कृतियों का वाहक बने हुए जैसा, उनसे हम कहना चाहिए निजात पाएं और हाथ जोड़ करके नमस्ते करें। तो कई सावधानियां यदि हम बरतते हैं तो ऐसी बीमारियों से, ये बड़ी बीमारी हो गई है आज, ऐसे ही नहीं कई बीमारियों से हमको सुरक्षा मिलेगी। केवल सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए, एक अच्छी बात आपने कही और नई बात है कि अगर इस वायरस के इन्फेक्शन से अगर बचना है, उसको अगर और आगे नहीं बढ़ाना है, उसको वहीं पे लीड कर देना है, तो अपन हाथ ना मिलाए, हाथ जोड़कर प्रणाम कर ले दूर से ही, तो वो ज्यादा अच्छा है। चलिए, एक अच्छा चीज आपने बताया सर। तभी मैं सोचा जब ऑफिस आए तो जब हमने शेक हैंड किया तो इन्होंने मना किया, बोले कि नमस्ते करते हैं अंदर। ये एक अच्छा बात है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं देव जी से जानना चाहूंगा। सर, प्रणाम किया जाना चाहिए, हाथ नहीं मिलाया जाना चाहिए, पश्चिमी सभ्यता है जी, क्या कहेंगे कोरोना वायरस के बारे में? सबसे पहली बात तो ये है, हमारा जो देश है भारत है वो संस्कृति का देश है। यहाँ धार्मिकता संस्कृति लोगों में कुट-कुट कर भरी हुई है, लेकिन इसके साथ एक वैज्ञानिक तर्क भी है कि हमारे देश में जीव जंतुओं को भी एक उनके गुण के आधार पर उपाधि दी जाती है। जैसे गाय को माता कहते हैं क्योंकि गाय के पास अनेक गुण हैं। उनके गोबर को हम लोग घर में लिखते हैं, उनके मूत्र को हम लोग पीते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें जो बीमारी रोधक जो गुण है वो चीज जो है हमारे देश में है। अगर इस चीज को अपन दूसरे देश से तुलना करते हैं, जैसे अपन अभी क्या कहते हैं, ये चीन जो है, चीन से जो ये कोरोना वायरस का जो अभी जो फंडा निकला है, जी बिल्कुल, है ना, ये तो कहा जाए दूसरे देश में जीवों को मार करके, कोई भी जीव को ऐसा सुनने में आया है, देखते हैं, सुनते हैं टीवी चैनल में कि किसी भी जीव को मार करके खा लेते हैं। तो ये जो है बीमारी जो है वो बीमारियों का असर है कि दूसरे देश से हमारे देश में आने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारे देश में ये बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश के अंदर में
जो रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग प्रतिरोधक क्षमता है जी। वो इसमें व्याप्त है। चलिए व्याप्त है। तो सर जैसा कि आपने बता तो दिया कि भाई उसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछा प्रभाव कितना पड़ा है इस बार के होली में, रंगों को लेके, गुलाल को लेके, हो हल्ला को लेके, सड़कों में जो भीड़ होता था, कचरा होते थे उसको लेके। जी 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 बिल्कुल। इस समय जैसे हमने महसूस किया मुंगेली शहर में, पहले जिस तरह से हम कराची बाहर निकल कर लोगों से मिलते थे, इस समय बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मीडिया का समय है, माध्यम है, लोगों के पास जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारे कराची तंत्र हैं जिसके माध्यम से जानकारी मिलते रहती हैं। और इसका वजह है कि बहुत सारे लोग जो गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, रंग को मलते थे गालों में, ये इसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। यंग हैं, नए बच्चे हैं, ये लोग जरूर खेले हैं, लेकिन पुराने लोग इस कराची होली को बहुत कम लोग निकले हैं। बधाइयाँ जरूर दी, एक दूसरे के प्रति सद्भावना व्यक्त किए। अच्छा, व्हाट्सएप पर भी ज्यादा देखा गया। हाँ, व्हाट्सएप ज्यादा देखा गया और एक दूसरे को फोन करके बधाइयाँ भी दी गई जी। लेकिन लोग जो जिस तरह से भीड़ में निकलते थे वो इस समय कम देखने को मिला। तो ये कोरोना का कहना चाहिए, एक कोरोना बीमारी के अंदर में जो सावधानी बरतने के लिए देश में जो बातें चल रही हैं, इसका कहना चाहिए विशेष करके एक प्रभाव और डर भी था। लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि डर को थोड़ा सा हम किनारे करें, लेकिन कुछ सावधानी बरतें, बस इसका सही निदान है सावधानी। चाहे जितनी भी बीमारियां हैं पुरातन समय में कहे जाते रहे हैं, उन सभी बीमारियों का एकमात्र इलाज है सावधानी और हिम्मत, साहस, जो कहना चाहिए आप में होना चाहिए, तो बहुत सारी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। जी। तो ये जो बात रही कि भाई कोरोना वायरस जो एक अफवाह के रूप में पूरे विश्व में एकदम लगातार फैलाया जा रहा है, क्योंकि जितनी गंभीर वो बीमारी है उससे कहीं ज्यादा गंभीरता से उसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। अच्छा, कोरोना के बारे में हमने एक एपिसोड में आपको ये भी जानकारी दी थी कि कोरोना वायरस कोई नई वायरस नहीं है सर, ये कोई नया बीमारी नहीं है। कोरोना जो है ये बहुत पहले का आ रहा है और एक सामान्य है, जैसे आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो इस प्रकार से वो कोरोना का फंगस है, कोरोना का वायरस है, वो है। और ये 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो चीन का कोरोना आया है ये नया कोरोना है, ये नया कोरोना है और वो बहुत ही गंभीर है, बहुत खतरनाक है। तो मनोज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं जी, तो आप क्या कहेंगे सर, कोरोना का फायदा हुआ क्योंकि जिस प्रकार से प्रचार किया गया था इस बार, जो हुड़दंगी थे वो इस डर से कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, घर से निकले ही नहीं, घर में उन्होंने होली सेलिब्रेट किया। जी, हो सकता है इसका फर्क पड़ा हो। अब मैं चूंकि घर से निकला नहीं हूँ होली खेलने। अच्छा, आप भी कहीं उसी डर से तो नहीं निकले? नहीं, मैं होली स्वास्थ्यगत कारणों से मैं नहीं निकल, कई कारण सालों से नहीं निकल पाता हूँ, मगर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता कि कोरोना का बहुत ज्यादा असर हुआ हो। हिंदुस्तान में प्रवृत्ति है, भेड़ चाल की प्रवृत्ति है, हुआ वाले ज्यादा है। कौवा कान ले गया तो कान पकड़ने के बजाय कौवे पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति हिंदुस्तानियों में अधिक है। मेरा मानना है कि 130 करोड़ की आबादी में अगर 60 लोग हिंदुस्तान में कोरोना से प्रभावित हुए भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का पर्यावरण वैसा है, यहाँ की गंदगी इतनी विशिष्ट है पूरे दुनिया में, यहाँ पे आदमी की प्रतिरोधक क्षमता इतनी जबरदस्त है कि नाली के पानी से धोए हुए फल को खा के वो स्वस्थ रह जाते हैं। तो इसके आगे में तो कोरोना वायरस मेरे को नहीं लगता। ये जो है उच्च अभिजात्य वर्ग के लोग हैं, उन्हीं लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। एक सामान्य आदमी के लिए जो ठेले में खड़े होकर गुपचुप खा लेता है, नाली के ऊपर ठेला खड़ा है उसमें बैठ के भजिया खा लेता है, उन लोगों को कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ना है। उसके अलावा हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी महामारियां झेली हैं जिसमें लाखों करोड़ों लोग मरे हैं। भाई मैं भी बीच में फेसबुक में अपने पोस्ट डाला था कि 60 लोग मर गए, उसमें इतना हाय हो रहा है और 3500 लोग रोज बिना हेलमेट के दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, उसमें कोई बात ही नहीं हो रही, बात ही नहीं करता। सही। मगर ये हिंदुस्तान की प्रवृत्ति है, ये प्रचार माध्यम से जो चीज का हल्ला फैला दिए उसके पीछे चले चलो, वो बस चले चलो और उसके पीछे की सच्चाई को निकालने की कोशिश नहीं करते हैं लोग। एकदम एक सही बात आई है। तो सर एक जब हम कोरोना की जब बात कर रहे थे तो निसंदेह कोरोना का तो प्रभाव तो देखा जा रहा है। मुंगेली जिला में भी जो भीड़ भाड़ जो देखा जाता था आम दिनों में, जो सड़कें होली के दिनों में, दीपावली में, तो इस बार के होली में वो जो चहल पहल था वो नहीं मिला और ऐसा कोई केस भी थाने में दर्ज नहीं किया गया जिसमें सर खो दिया गया, किसी का मर्डर कर दिया गया। ये एक अच्छी बात है। तो पुलिस प्रशासन के कारण है, फ्लैग मार्च निकाला उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज ये है विगत कुछ सालों में
पुलिस वालों ने ऐसी कड़ाई शुरू की है, ऐसी पिटाई शुरू की है, ये सही। इसके कारण असामाजिक तत्व, दारू पी के घूमने वाले बहुत तत्व, बढ़िया। ये लोग कम हो गए हैं। जी बिल्कुल। ये कारण है। अभी इस होली में हम लोग भी निकले हुए थे सर, इस हाँ। होली में हम लोग भी निकले हुए थे। हमने दिखाया कि कैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पे तैनाती दिखाई जा रही है, और हमने ये भी दिखाया। अच्छा, इस बात से एक चीज और याद आ गई, जब हम सड़क पे चल रहे थे तो कुछ लोग तो होली खेल रहे थे, कुछ डीजे में डांस कर रहे थे, रंग गुलाल लगा रहे थे। पुलिस प्रशासन आपके पड़ाव चौक में, राऊपारा चौक में एकदम मुस्तैदी से वो नजर बनाए हुए थे। लेकिन जब हम वापस उधर से आ रहे थे, पड़ाव चौक के आगे हम लोग पानी टंकी तरफ गए हुए थे, वहां से रिटर्न हो रहे थे तो फुटपाथ पे 2 बच्चे बैठे हुए थे। वो वीडियो हमने दिखाया था, लाइव थे हम उस समय, और वो जब देखे हम तो हमको एक अलग से आवाज आई अंदर से कि नहीं यार, ये चीज तो हमको सामने लाना चाहिए और उन बच्चों के लिए कुछ तो करना चाहिए। वो 2 बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वो टोपी पहना हुआ था जो लड़का था, लड़की थी तो उसके गाल में थोड़ा सा गुलाल लगा था, और सामने में उसके पिचकारी रंग गुलाल ऐसे करके वो लगा के वहां पे बैठे हुए थे। हमको लगा कि खेल रहे हूँ, लेकिन कुछ देर जब हम खड़े होकर वहां पे देखे तो पता चला कि वो बेच रहे थे। क्या कहेंगे इस वीडियो के क्या बारे में? बेच रहे थे? वो रंग गुलाल पिचकारी बेच रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे थे। तो अच्छा, नहीं, ठीक है। इसके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, यदि वो बेच रहे थे, आदमी अपने जीवन के लिए जब जीवन जीना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो कई चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन यह बहुत कहना चाहिए एक चिंतन का विषय है कि सभी अपने खेल में मगन हैं, सभी अपने आनंद में मगन हैं, और यह अपने जीवन के लड़ाइयों को लड़ने के लिए वहाँ पड़े हुए हैं। तो यह समाज के लिए बहुत एक चिंतन का विषय तो छोड़ जाते हैं। लेकिन ये हम सोचेंगे तो गति है जीवन की कहानी, गति है जीवन की कहानी, सड़ जाता है ठहरा हुआ पानी। तो इसलिए जीवन को आप रोक नहीं सकते, जीवन तो जीना पड़ेगा। आप घर में बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से रुक जाता है। लेकिन जिन बच्चों के बारे में जो चिंतन कर रहे हैं, इस विषय पर एक बार उनको सोचना चाहिए कि यह बच्चे, इनको भी आनंद के वह पल मिले, इनको भी वह क्षण मिले जिन क्षण को लोग आनंद के रूप में अपने जीवन को गति देते हैं, इनको भी मिलना चाहिए। अच्छा, अभी जब हमने उनसे जानकारी ली कि भाई बच्चे तुम क्यों खेल नहीं रहे होली, क्या तुम्हारे घर वाले भी नहीं खेला, तो उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई घटना घट गई थी, उनकी दादी खत्म हो गई थी। लेकिन ये एक्चुअल वजह नहीं थी। जब हमारा कैमरा ऑफ हुआ, जब हमने उनसे अच्छे से चर्चा किया, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो रंग है, ये जो गुलाल है, ये उनके पापा कहीं से उनको ला कर दिए हुए थे और उनको खेलने के लिए। लेकिन वो खेल के ना उसको बेचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो उनको चॉकलेट चाहिए था होली में उनके यहाँ। ये तो अच्छी बात है जी ये तो बहुत अच्छी बात है। बचपन देखिए, इतनी बड़ी आबादी का देश, इसमें अगर कोई बच्चा ये सोचे या हम सोचे, आप सोचे, कोई भी ये सोचे कि इसको हर चीज भी आराम से घर में बैठे हुए मिल जाए, तो ये एक आदर्श स्थिति है जो संभव नहीं है। संभव नहीं, सही है। अगर वो बच्चे, उनको जो पैसा मिला है उससे रंग गुलाल खेलने के लिए, उसको अगर बेच के 4 पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो अच्छी आदत है ये। जीवन संघर्ष उनको जो करना है आगे चल के, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है ना कि अपने घर के बच्चों को आप घर के अंदर का गुलदस्ता मत बनाइए, उनको मैदान में पौधा बनने दीजिए, जहाँ पे वो गर्मी हर चीज को झेल सके। आप अपने बच्चों को हिम्मत वाला बनाइए, सुकुमार मत बनाइए, तो वो बच्चे उसी स्थिति के हैं। नहीं, ये तो बच्चों की, ये तो ठीक है सर, बच्चों के लिए कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, अभी से अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां उन्होंने अपने कंधे पे आधा ही सही लेकिन ले ली। लेकिन जब एक सामान्य आदमी जब देखता है सर, पड़ाव चौक में वहाँ पर जो 25 साल के 20 साल के जो लड़के हैं, वो वहाँ पर डीजे लगा के और डांस कर रहे हैं, कूड़बंदी कर रहे हैं, पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, करो, आने जाने वालों को इज्जत से जाने दो। लेकिन वहीं पर 2 छोटे छोटे बच्चे जिनको खेलना चाहिए था होली, क्योंकि उनको होली खेलने के लिए उनके घर वालों ने सपोर्ट किया था, चाहे जहां से भी करें, लेकिन वो उसको एंजॉय ना करके वो कोशिश कर रहे थे कि भाई अपने घर में वो चूल्हा चौकी वो जलाएं, खाना। इस आप चाह के भी बदलाव नहीं ला सकते। जिसके पास पैसा है वो पैसे का प्रदर्शन करेगा ही है, गरीबी को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो फटे हुए कपड़ों से ऑलरेडी प्रदर्शित हो जाती है। इसको आप बदलने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं बदल सकते, और शब्दों में अगर हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे तो हमारी मानसिक विलासता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उनके लिए सहानुभूति भर व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, ये जो बातें अभी सिंह सर ने जो कही ना, ये मैं स्मशान में राज्य वाली बात है। ये आदमी जब स्मशान में जाता है तो उस समय उसको दुनिया की शुद्धता का आभास होता है, उस समय बड़ी बड़ी बात करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और वहां से जब बाहर निकलता है फिर दुनियादारी में लग जाता है। ये वैसी वाली बात है। ये भरे पेट की मानसिक विलासिता है,
तो बच्चों के लिए हम जो सोच रहे हैं, हमारे पेट भरे हुए हैं, हमारे कपड़े अच्छे व्यवस्थित हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं मौका आता है तो हम लोग नहीं सोचते। जी बिल्कुल। तो सर ये मजबूरी है, परेशानी, ये सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति है ये। सही है सर। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। रॉकफेलर जो अमेरिका के बहुत पुराने बड़े उद्योगपति थे, पुरानी बात है, किस्सा में पढ़ा था, उनके पास एक कम्युनिस्ट नेता गया और उसको बोला कि आप अरबपति आदमी हो। बोले हाँ। बोले तो गलत बात है, आपने जनता का पैसा इकट्ठा करके रख लिया है, आपको ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको बांट देना चाहिए इस पैसा को। बोले ठीक। कागज कलम लेके उन्होंने हिसाब किताब लगाया और एक अठन्नी निकाल के उस नेता को दिया। नेता गुस्सा गया, बोले क्या दे रहे हो? बोले तुम्हारा हिस्सा तुमको दे रहा हूँ। बोले दुनिया की जो जनसंख्या है और मेरे पास जो संपत्ति है उसका गुणा भाग कर लिया, हर एक हिस्से में अठन्नी आती है, तुम अपना अठन्नी लो, मुंह बंद करो और बाकी सबको बोल दो अपने अपने अठन्नी हक ले जाए मेरे से। दुनिया ऐसी चलती है भैया, ऐसी चलती है। चलिए ठीक है, एक बहुत बड़ी बात आपने कही सर इस स्टोरी के माध्यम से। चलिए ये जो बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन करते हैं, जैसा आपने अठन्नी की बात कही, करोड़पति के द्वारा अठन्नी अपना पूरा पैसा अगर वो बांटे तो भी वो पर्याप्त नहीं होगा, उसके लिए भी लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ठंड में स्वेटर बांटते हैं, अलाव जलाने के लिए लकड़ी उपलब्ध करवाते हैं, और वो भी कहाँ पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। ये गलत है, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। दान आप करते हो तो बाएं हाथ से आप क्या दे रहे हो, दाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, ये नियम है। जी जी जी। और उसको आप प्रकाशित करवा रहे हो, छपवा रहे हो, दिखा रहे हो, तो उसका जो धार्मिक महत्व है जो या वो खत्म हो जाता है, वो बिल्कुल प्रदर्शन खत्म हो जाता है। अभी जैसे आगर नदी की सफाई की बात आई थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वो दो बच्चों को हमने देखा तो हमको लगा कि हम हो सकता है कि हम इनका कुछ हेल्प करें, और हमारे जैसे और जो लोग हैं जो इनको देखकर जो ठंड में कपड़े बांटते हैं, और ऐसे लोगों को कपड़े बांटते हैं जिनके पास ऑलरेडी कपड़ा है, लेकिन फिर भी वो प्रदर्शन करते हैं कि हमने ये देखिए यहाँ पर हमने स्वेटर टांग दिया, हमने यहाँ पर साल टांग दिया, फोटो डाल के वो व्हाट्सएप में कमेंट में लाइक वो लेते रहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की एक्चुअल में जहां पर स्थिति होती है कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, वहां पर वो सपोर्ट करने के लिए आते नहीं है। अगर वहां पर कलेक्टर चले गए, वहां पर हमारे विधायक साहब चले गए, वहां पर तमाम छुटभैये जो नेता थे वो सब चले गए, और प्रेस वाले चले गए, फोटो खींच के उसको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे और जहां भी सोशल मीडिया वहां पर उसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आगर नदी की सफाई नहीं हो सकी, जहां पर इतने सारे लोग वहां पे शिरकत किए थे। यहाँ पर तो दो छोटे से बच्चों की बात है, अगर कोई एक जने से सपोर्ट कर देता तो भी उनके यहाँ जाके पकवान बन सकता था। क्या सुनिए ना, मैं ना इस पर जरूर चर्चा करना चाह रहा था कि निराला जी को मैं कहता हूँ, सभी चीज लोग जानते हैं, साहित्यकार लोग तो जानते ही हैं, निराला जी बड़ा नाम है, ऊंचाई में भी वो बड़े थे। वो कहते हैं बांधो ना नाव इस ठाव बंधो, पूछेगा सारा गांव बंधो। वो उनकी धारणा ऐसी थी कि आप कहना चाहिए लगातार उसको जी सकते हैं। वो दान की बात आ रही थी और ये प्रदर्शन की बात आ रही थी। मैं जरूर कहूंगा दान उनको पैसा मांगे तो वो उनको यह कहते हुए पूरा पैसा ही निकाल कर दे दिया अपने जेब कि आप बताओ तुमको कितना पैसा दूं कि आप नहीं, उनके पास और कुछ काम छोड़ दीजिए। और कभी एक राह में गुजरते हुए कोई व्यक्ति ठंड से सिकुड़ते हुए मिले, अपने कहना चाहिए कोट को ही निकाल कर दे देना, और उसके बाद कहना उसके बारे में ये नहीं कहा मैंने तो कोट को दे दिया, मैंने तो फला को ना दे दिया। ऐसे ही कहना कोई व्यक्ति महान नहीं होता, ऐसे भी कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। उनका कृत्य, उनका कर्म बड़ा करता है। आपके द्वारा प्रदर्शन करके फेसबुक में, व्हाट्सएप में आप बड़े नहीं हो जाते। यदि आप दान देते हैं तो मनोज भैया के उन बातों को इत्तेफाक रखूंगा, मैं इत्तेफाक करता हूं कि आप बाएं हाथ से देते हैं तो दाएं हाथ को पता ना चलने दीजिए कि मैंने दान किया है, और इसी दान की सार्थकता है। और इसमें कहना चाहिए लोगों की भलाई भी है कि आप करिए ना भाई, आप कमाइए। मैं कहता हूँ दूसरों को देने के लिए भी जो कहना चाहिए असमर्थ हैं, जो नहीं पा रहे हैं अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, उनके लिए भी आप काम कर सकते हैं। उनके लिए कहना चाहिए आप मेहनत करिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करिए, और कुछ खर्चे हिस्सा उन लोगों के लिए भी बचाइए जिनको आप सुकून महसूस करते हैं देने के बाद। और ये जिंदगी की संतुष्टि भी है। संतुष्टि से प्रधान होता नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास संतुष्टि का बहुत सारे माध्यम है। कुछ लोग कविता पढ़ के संतुष्टि का एहसास करते हैं, कुछ टीवी देखकर आनंद का एहसास करते हैं, कुछ नाच करके एहसास करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग अपने पैसा को निस्वार्थ दान करके भी संतुष्टि और आनंद का एहसास करते हैं। तो इस आनंद को यदि हम पाते हैं तो वो आनंद है, क्योंकि हम जानते हैं। और एक थोड़ा सा और जरूर है कि आनंद धन आनंद बराबर परमा।
जब आनंद की परिपक्वता होती है, वो सारे आनंद जुड़ जाते हैं, तो वो परमानंद तक पहुंच जाता है, फिर आनंद की कलश पूरी। चलिए सर, तो ये होली के ऊपर विशेष चर्चा रहा है। हम 5 मिनट में बच्चों की भी बात करी, लेकिन एक जो विशेष चीज छूट जाता है सर, वो पकवानों को लेकर है। आप सारे के सारे तीनों आप लोग साहित्यकार हैं, पत्रकार भी हैं हमारे साथ साथी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, होली में ऐसा कौन सा पकवान है जो विशेष रूप से हर घर में आपको मिल जाता है? इस बार तो हम गांव गए हुए थे, गांव में इस बार होली हमने देखा, गांव में घर घर जाकर हमने देखा तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके के पकवान सामने निकल कर आ रहे थे, और हम तो खुद बोल रहे थे कि हम तो पकवान खाने आए हैं, रंग गुलाल तो साइड करो, कोरोना वायरस फैल रहा है। पकवानों के बारे में क्या कहेंगे सर? जी, छत्तीसगढ़ी पकवान का एक अलग आनंद है और अलग अपनापन है। मैं अपनापन कह रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं बाजार से जब हम रसगुल्ला लाते हैं, खाते जरूर हैं, लेकिन एक माँ ने कनचे बनाया है वह पकवान, पत्नी ने बनाया है पकवान, बहन ने, दीदी ने बनाया है पकवान, उसमें जो आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, उस कनचे ठेठरी, कुर्मी, धरौरी मजा को दुगुना कर देता है। और एक चीज और जरूर जोड़ना चाहूंगा मैं, आप भी जानते हैं इसको, पहले देखिए माताएं, बहनियां, माताएं हैं, बहनें हैं, ये सभी मिल करके पकवान बनाया करती थी, और पकवान बनाने के बाद लोगों को खिलाया करते थे। बाहर से कनचे आनंद मनाने के लिए, नाचने के लिए लोग बुलाया करते थे, लेकिन अब स्थितियां उल्टी हो गई हैं, खाना बनाने बाहर के लोगों को बुलाया जाता है और नाचते सोम है। यही परिवर्तन को देखिए। इसलिए मैं तो कहता हूँ, घर की बेटी बहनें जब पकवान बनाती हैं, चाहे वो देहरों रोटी छोड़ दीजिए, चीला रोटी हो या अंगाकर रोटी हो, उसको कनचे पताल के चटनी के साथ खाइए। मैं कहता हूँ बड़े बड़े पकवान फेल हो जाएंगे, उसमें संतुष्टि भी मिलती है, उदर पूर्ति भी होती है, और माँ के द्वारा दिया हुआ भोजन दुर्लभ है, जिसको अपनापन कहते हैं। अपनापन से बनाया हुआ, अपनापन के अंगार से सेका हुआ रोटी होने के कारण वह दुर्लभ है, और छत्तीसगढ़िया जो कनचे पकवान है वह बेहतर है। चलिए पकवानों के विषय में आपने चिरकुटी पताल का भी जिक्र कर दिया सर, मुझे चीला के साथ खाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे पकवानों को लेकर होली पे? जी नहीं, त्योहार जो पकवान बनते हैं उसकी मिठास, नमकीन भी बनते हैं, उसका नमकीन सब अलग ही चीज है ये। मगर सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि पकवान अपन ऐसे ही नहीं बनाते, ये प्रसाद है। ये त्योहार के समय में जो पकवान बनते हैं वो सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, पहले भगवान में चढ़ाए जाते हैं, फिर उसका प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं उसको। तो भगवान में चढ़ा हुआ प्रसाद जो है वो तो उसकी बात ही अलग है। ठेठरी, कुर्मी, सब बनता है। नहीं, मेरा कहना का ये है सर, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो पकवान है, और जो हम विदेशी जो सामान जिसको हम बोल सकते हैं, जो बाहर के, इसमें क्या है, होली में अलग किस्म के पकवान बनता है, छत्तीसगढ़ में दिवाली में अलग किस्म के पकवान बनते हैं। छत्तीसगढ़ की यही खासियत है, छत्तीसगढ़ की क्या पूरे हिंदुस्तान की यही खासियत है कि यहाँ पे तो हर 2.5 कोस 2 कोस पे बोली बदल जाती है, और हर 4 कोस पे भोजन खाद्य पदार्थ बदल जाता है। जितने प्रकार के मिष्ठान हिंदुस्तान में बनते हैं, उतने प्रकार के तो शहर नहीं होंगे पूरे देश में। चलिए इससे एक बात और याद आई सर, छत्तीसगढ़ के पकवानों को और प्राथमिकता से और प्रचारित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गढ़ कलेवा करके एक नया अवधारणा उन्होंने शुरू कर दिया है। हाँ ठीक है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी है, जैसे मुंगेली में करही में शायद चालू कर रहे हैं, कौन जाएगा वहाँ? एक NGO को दे रहे हैं महिलाओं के, अब उन महिलाओं की उसमें कितनी रुचि है, वो कितने अच्छे से वो छत्तीसगढ़ी पकवान बना सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी पकवान बनाना आसान नहीं होता, कितना अच्छे बना सकती है ये नहीं पता, लाभ हानि के क्या उनका रेशियो रहेगा ये नहीं पता, करही में रख दिया, कौन जाएगा उनका? चलिए तो इस विषय पे किसी और दिन अपन ये चर्चा जो विषय करेंगे। है ना, ये इस पे अपन फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। केवल रोटी पर, दान पकवान पर। देखिए मुंगेली जो है दानवीरों की नगरी रही है, इस पे अलग अपन चर्चा कर सकते हैं आधे घंटे की। छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है इसके ऊपर से अलग चर्चा चल सकती है, तो इसके ऊपर किसी अन्य दिन अपन चर्चा करेंगे। देव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? अगर पकवानों को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हो, बच्चों को लेकर अगर कुछ कहना चाहते हो, जो भी आपके मन में बहुत सारी, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके मन में कुछ न कुछ तो चल रहा है, कविता के माध्यम से अगर आप निकालें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी सर, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम की एंडिंग करेंगे। जी अभी पहले बात हो रही थी कि बच्चों के बारे में, तो ये तो काफी कहा जाए तो सोचने वाली बात है कि बच्चे जो हैं शब्द के, मैं ये कहना चाहूंगा कि शब्द के भी कोश में
शब्द के भी कोश में मिलता नहीं है अर्थ, और आदमी को समझने में आदमी ही है असमर्थ। तो ये क्या है कि देखिए, जो बच्चे वयस्क नहीं हुए रहते हैं, सरकारी नीतियों के आधार पर भी बच्चों को 18 वर्ष के बाद उनको वयस्क कहा जाता है, 18 वर्ष होने के बाद। इसके पहले जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको भी पैसे का अभाव होता है, वो भी पैसे के लिए या कुछ चीज लेने के लिए तरसते हैं, जो गरीब बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चों के को कमाने के कहीं से तो आती है बातें, लेकिन हमारे माता पिता की, यानी उनके माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का परहेज, देखभाल और भरण पोषण उस स्थिति तक कर सके। लेकिन ऐसी नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सारे लोग साक्षर नहीं होते हैं या उस बात को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये बहुत पीड़ा वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चों के इस सब्जेक्ट में काम करना पड़ता है कि पैसे के लिए उनको चला जाता है, खेल कूद का समय चला जाता है। ये ऐसी स्थिति में अगर एक सभ्य समाज जो है वो अगर आगे उठ करके आए, सामने आकर के अगर कुछ अच्छा प्रयास करे, तो शायद शहर के, गांव का, कस्बे का, सारे देश का जो स्थिति है वो सुधर सकता है। जी सर, पकवानों को लेके क्या और कहेंगे आप? दूसरी बात और कहना चाहूंगा, मैं बच्चों के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैं बोल रहा था, आप टॉपिक से चेंज कर दिए, लेकिन पकवान के बारे में मैं बता दूं कि पकवान जो है, अपने छत्तीसगढ़ का पकवान जो है वो सारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं प्रचलित है ना, जिसमें अरसा है, देहरोरी है, अभी ये जो होली के पर्व में है इसमें मनाया जाता है। और ये मिल बांट के खाने का त्योहार है, लोग एक दूसरे के घर बांटते हैं, पपड़ी है, अरसा है, देहरोरी है, ऐसे पकवान तो लोग बांटते हैं और बांट करके क्या कहते हैं खुशियां मनाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम बांटने का त्योहार है और मैं सबको फिर से पुनः बधाई देना चाहूंगा। जी अच्छा, आपके यहाँ कौन सा पकवान बना था सर, और आपका फेवरेट क्या है? आपके यहाँ पे पिताजी कौन सा पकवान ज्यादा पसंद करते हैं? देहरी, ठेकरी? तो पूछा था, इसका मतलब खाल वाला ही था। अरसा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अच्छे से लोग पसंद करते हैं, हमारे घर के बच्चे लोग जो हैं। अरसा है, देहरोरी है, और पपड़ी जो है थोड़ा नमकीन में हो जाता है, तो कुछ बच्चे जो मीठा पसंद नहीं करते हैं वो नमकीन को तो पपड़ी का बनाते हैं। और ये तीनों पकवान हमारे घर में बनते हैं। देखिए सर, इतना सारा चीज बना था लेकिन लेकर कुछ नहीं आया। भाई ये बता रहा है, बुलाएगा तो मतलब है। चलिए आप, मैं तो बुला लेता मगर मुश्किल है। हम लोग घर में तीन प्राणी है, रोमी कुछ खाता है मीठा मीठा। मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, बाईपास हो चुकी है, मेरे खाने का मना ही है, इसलिए इतनी कम मात्रा में बनता है कि मैं 4 लोगों को भी बुलाऊंगा तो कोई मतलब नहीं। फिर वो अटर्नी टाइप का फिर सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आज के इस डिबेट के बारे में, कार्यक्रम को लेके, चैनल को लेके, लोगों को लेके, होली को लेके? नहीं, बढ़िया है भाई। पहली बार मैं रमझादर चैनल के ऑफिस में आया, पहली बार मैं आप लोगों से मिला, नहीं अच्छा लगा। आप लोग मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, साधन की कमी है आप लोगों के पास, ये मेरे को दिख रहा है। इसके बाद भी आप लोग इतने अच्छे से कर रहे हो, ये स्वागत योग्य कदम है, मैं सराहना करता हूँ। और मुंगेली के ऐसे लोग जो संपन्न लोग हैं, जो पत्रकारिता में, न्यूज़ में, ऐसी चीज़ों में रुचि रखते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आपको ऐसा सहयोग करें कि आप लोगों की व्यवस्था ज़्यादा बेहतर बने। यही अपेक्षा है मेरी। दाताओं की बस्ती है मुंगेली, यहाँ देने वाले लेने वाला ढंग का होना चाहिए। चलिए एक छोटी सी बात से इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में जी, सबसे पहले तो मैं रमझादर को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने तात्कालिक और महत्वपूर्ण विषय पर लगातार संपादन करते रहे हैं और अपने एक माध्यम को सशक्त करते रहे हैं, शहर का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं पूरे देश भर में। इसके लिए बहुत बधाई। आप खूब तरक्की करें, यही हमारी कहना चाहिए विशेष कहना चाहिए आस्था है। एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं कि जिन विषय को रखा गया है, होली, ये आस्था का विषय है और एक जीवन संदेशक भी है। लेकिन पर्यावरण, चूंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, दोनों जो जरूर कहूँगा, जो बीमारियाँ पर चर्चा हो रही थी, तो पर्यावरण को हम सुरक्षित रखते हैं और बेहतर पर्यावरण विकसित करते हैं तो माहौल भी खुशनुमा होता है और हमारा जीवन भी खुशनुमा होता है। एक छोटी सी पंक्ति है मेरी, जिनको संदेश के रूप में कहना चाहूँगा। वृक्षों की हरियाली, चिड़ियों का चहकना, वृक्षों की हरियाली, चिड़ियों का चहकना, फूलों का खिलना, तितलियों का बहकना अच्छा लगता है, मौसम का महकना। मौसम
खुशनुमा बनाए और सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे और आप भी तरक्की की उन बुलंदियों को छुइए। पत्रकारिता की बेहतर दिशा को अपनाते हुए यही शुभकामनाएं है भाई भाई साहब। और आपने बुलाया इस परिचर्चा में, हमें खुशी है और इस खुशी को लगातार आप दुगना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो चर्चा जो हमने अब छेड़ा है सर, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। हम हर बुधवार को आने वाले हैं 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, आप देख सकते हैं लाइव। और किस विषय पे आप चर्चा करवाना चाहते हैं, सामान्य चर्चा में विषय आप छेड़ना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इस परिचर्चा को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसको दबाएं और बेल आइकन जो है उसको क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही ये कार्यक्रम हमारा शुरू होता है बुधवार को 8:30 बजे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास जाना है और सबसे पहले ताजा तरीन आप चर्चा को देख सकते हैं। हमारे साथ आज होली पर चर्चा करने के लिए अतिथि थे डॉक्टर चंद्रशेखर सर हैं हमारे साथ, मनोज अग्रवाल सर हैं हमारे साथ, देव गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया हमारा चर्चा रहा। हमने इतिहास को लेके, करेंट्स को लेके सभी मुद्दों पे बात किया। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले हफ्ते एक नए विषय, एक नए सब्जेक्ट को लेकर हम सामने आने वाले हैं और नए अतिथि रहेंगे, कुछ पुराने भी हो सकते हैं, हम उनके साथ चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हमें दीजिए विदा, नमस्कार।